हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द सैस लाई, यानी कि सैस हमसे क्या झूठ बोल रहा है या सैस के अराउंड जो कम्युनिटी है वो हमसे क्या झूठ बोल रही है। अगर आप एक सैस बेस्ड एजेंसी बनाना चाहते हैं या एक सैस डेवलप करना चाहते हैं और आपकी सैस में सांस नहीं आ रहा और आप ये समझते हैं कि आप एक सीलिंग को हिट कर चुके हैं कि अब मैंने यहाँ तक काम कर लिया है लेकिन इससे आगे मेरे पास फंडिंग नहीं है, या अगर है तो मैं उसको स्केल कैसे करूँगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं सैस के अंदर घुस के फटना, जबकि ये गलत बात है, बगैर किसी डिले के। हाँ भी, क्या हाल है, सब ठीक ठाक है? कैसा जा रहा है धंधा पानी, कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि एम ही बस लाइक कमेंट शेयर हुए जा रहे हैं? आपकी लर्निंग जो भी हो नीचे कमेंट करके जरूर बताया करें ताकि हम आने वाली वीडियोस को बेहतर कर सकें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको मुझसे बिजनेस बेस्ड या करियर बेस्ड कंसल्टेंसी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कॉमेंट में उसका लिंक है। इट्स अ पेड कंसल्टेशन। वो आप मेरी टीम से बुक करके 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम पे आ सकते हैं। बट अगर आप वहां पर नहीं भी आना चाहते तो ये वीडियोज़ कैसी लग रही है कॉमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि आपकी वैल्यूएबल राय जो है उसको इनकॉर्पोरेट करके मजीद वीडियो को बेहतर कर सकें। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, मैं इसकी इंस्पिरेशन भी बताता हूं और मैं ये भी बताता हूं कि मैं इस पे क्या पर्सपेक्टिव लूँगा। वैसे तो हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स जो हमारे बने हुए हैं झूठी मूठी के, वो हमें एक कहानी सुनाते हैं और मैं उस कहानी को बाय नहीं करता क्योंकि वो नकल मारते हैं सिलिकॉन वैली के लीडर्स की। तो सिलिकॉन वैली और पाकिस्तान वैली जो है वो थोड़े थोड़े, आप इंडस वैली और सिलिकॉन वैली में फ़र्क है, लेकिन ये बातें समझते नहीं है क्योंकि इन डेप्थ उतनी नॉलेज नहीं है या इकोनोमेट्रिक्स उतनी तगड़ी नहीं है या जियोपॉलिटिकल गेम को नहीं समझते, खुद सॉर्टेड है। तो वो हमें भी उस पीछे लगाने शुरू करते हैं। पीछे उसके अल्टीरियर मोटिव ये होता है कि उनको अच्छी HR चाहिए। बट मेरी वीडियोस अगर आप देखते हैं और अगले 10 साल में आप एक शातिर बिजनेस रिसोर्स ना बने तो क्या फ़ायदा आपको मेरे सब्सक्राइबर होने का। तो मैं आपको हमेशा वो स्टोरी बताता हूँ जिससे मैं खुद सब्सक्राइब करता हूँ और खुद उस तरफ जाता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप एक सीलिंग को हिट कर चुके हैं। सीलिंग को हिट करने का मतलब ये है कि आप अपने टाइम को ट्रेड करते हैं पैसों से और आप 70 आवर्स अ वीक का हफ्ता लगा रहे हैं और उसमें जितने मैक्सिमम पैसे आपके पास आ सकते हैं $150 पर आवर या $100 पर आवर के हिसाब से वो आपको आ रहे हैं। आप पिछले 6 महीने साल से आप ये पैसे कमाते चले जा रहे हैं और मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि $10,000 कोई $1,000 नहीं होते इंटरनेशनल वर्ल्ड में स्पीकिंग। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। तो अब आप सीलिंग हिट कर चुके हैं और अब आप कह रहे हैं यार सीलिंग के ऊपर भी कुछ है कि मैंने यहाँ पर सेटल करना है। तो यहाँ पर 2 किस्म के लोग हैं। एक किस्म के लोग कहेंगे कि यार यही मेराज है और मलिक मेराज खालिद भी यही है, तो यही टॉप है, इसी के ऊपर रहो, ये बहुत अच्छा है, 40-50 लाख रुपया मुझे आ जाता है मंथली, इतने XYZ मेरे खर्चे हो जाते हैं, अच्छी खासी सेविंग हो रही है, मैं प्लॉट बना लूँगा, गाड़ी बना लूँगा, बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाऊँगा। ओके, इफ़ यू आर सॉर्टेड लाइक दिस, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी बेवकूफ़ लोग होते हैं जो पैसे को चेज़ नहीं कर रहे होते बल्कि ग्रोथ को चेज़ कर रहे होते हैं। और ग्रोथ वाली चीज़ों को ये समझ आ जाती है ग्रोथ वाले चीज़ों को, चेज़र्स को ये समझ आ चुकी है कि ग्रोथ जो है वो पैसे नहीं होते, पैसे उसकी बाय प्रोडक्ट में होते हैं। तो अब वो जितने घंटे मैक्सिमाइज अपने दे सकते हैं वो घंटे दे रहे हैं और जितने पैसे मैक्सिमम कमा सकते हैं बीइंग इन पाकिस्तान वो कमा भी रहे हैं। लेकिन वो समझ पा रहे हैं कि एक हम सीलिंग को हिट करेंगे और इससे ऊपर जाया नहीं जा रहा, तेरे बिना जिया जाए ना। तो इससे ऊपर जाया नहीं जा रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे मैनेज करना है? और प्रॉबेबली दिमाग में कहीं ये सोचा जा रहा है कि सैस इसका सोल्यूशन है, क्योंकि आपके जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं थोड़े बहुत जिनकी लैंग्वेज आपको समझ आती है उन्होंने आपको यही बताया और आप भी इसको सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए आप समझ रहे हैं कि सैस प्रॉबली इसका हल है कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एक सैस बना दूंगा, लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे, रिकरिंग पेमेंट्स आएंगी और मैं बैठ के एंजॉय करूँगा। द ट्रूथ माइट नॉट बी इन द सिमिलर केस। ट्रूथ इसके करीब करीब है लेकिन सिमिलर केस का नहीं है। तो मेरा केस ये है कि सैस इज अ लाई जिसको मैं आगे जाके बिल्ड करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके इंडस्ट्री लीडर्स या आपकी इंस्पिरेशन या आपको मिला हुआ जो ब्लूप्रिंट है वो इस बात को डिक्टेट कर रहा है कि सैस इज द सॉल्यूशन, तो उसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आप अब मजीद ग्रोथ ड्रिवन नहीं रहे। ग्रोथ ड्रिवन इसलिए नहीं है कि आप जितने घंटे मैक्सिमम दे सकते हैं, आपको ये लगता है ना कि आप अपना टाइम ट्रेड करके पैसे कमाएंगे, तो जितना टाइम आप दे सकते हैं वो तो आप दे रहे हैं। बट आप ये देखते हैं कि इवन देन बहुत सारे 100% डेडिकेशन देने के बावजूद आप अपवर्क से क्लाइंट ला रहे हैं, फाइवर से क्लाइंट ला रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ला रहे हैं, लिंक्डइन के थ्रू ला रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट जो आपके आते जा रहे हैं क्योंकि इनबाउंड लीड भी आ रही है, लेकिन आपके बहुत सारे क्लाइंट जाते भी जा रहे हैं। तो नेट पॉजिटिव आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट है। मतलब कि वो इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट नहीं है, अपवर्ड स्टिल्टिंग ग्राफ नहीं है। और जिस लीनियर ग्रोथ को आप चेज करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रोबेबली अब हो नहीं पा रही बिकॉज इट्स नॉट लीनियर एनी मोर।
तो जितने घंटे मैं दे सकता हूं मैं दे भी रहा हूं, उससे मुझे पैसे भी आ रहे हैं, मेरी लाइफ सॉर्ट हो गई है, जो मेरे बिल्स थे वो तो पेड हैं। वो हॉर्मोजी भी की मैंने एक पोस्ट देखी, मैं उसको वैसे फॉलो नहीं करता, वो कहता है यू कैन नॉट हैव अ विजन व्हेन यू हैव बिल्स टू पे। तो मेरे बिल्स वाली चीज़ें सॉर्टेड है, मैं विजन देखना चाह रहा हूं लेकिन मैं उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। तो फिर मैं ये सोच रहा हूं कि वो $10 मिलियन, $100 मिलियन, $1 बिलियन वाली सारी बकवासियात हैं, या वो रियलिस्टिक भी है, तो अब हम उसको अनफोल्ड करने लगे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ आप दे सकते हैं वो दे रहे हैं, लेकिन इंक्रीजिंग रेट के हिसाब से आप बढ़ नहीं रहे, नंबर 1। और दूसरी बात ये है कि एक सैस की आपको किसी ने समझाई हुई है कि ये जो सैस है ये वाली चीज़ तुम कर सकते हो, और आप अपनी तरफ से एक प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं डिसएग्री करता हूँ उस्मान आसिफ भाई से भी, क्योंकि उसने भी पिछले दिनों को एक वीडियो बनाई, कहता है कि अब सर्विसेज में कुछ नहीं रह गया, प्रोडक्ट की तरफ आए। तो जब भी कोई बंदा इस तरह की बात करे ना, आप ये देखें कि अल्टीरियर मोटिव क्या है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि मेरा बिजनेस लर्निंग देने का अल्टीरियर मोटिव ये है कि मैं किसी एक जनरेशनली अच्छे बिजनेस रिसोर्सेज को इंस्पायर कर सकूं और फिर को हायर कर सकूं, ताकि मैं उनको दूसरी कंट्रीज में बेच सकूं। ये मेरा अल्टीरियर मोटिव है। तो सिमिलरली अगर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डिसइंफॉर्मेशन दूं या इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री पे एडवांटेज लेने की कोशिश करूं। इनका मसला ये कि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री पे एडवांटेज लेते हैं, नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट समबडी। बट वो उस्मान आसिफ डेव सिंह एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, स्टाफ ऑगमेंटेशन में क्या गेम थी वो तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, बट वो कहता है कि सर्विसेज में अब कुछ नहीं है और प्रोडक्ट इज एवरीथिंग। बेसिकली ट्राइंग टू पुश यू गाइज इनटू बीइंग डेवलपर्स। तो डेवलपर होंगे तो उसके पास बंदे होंगे ना जिसको वो बायर बेच सकेगा, तो अल्टीरियर मोटिव उसमें साफ झलकता है। प्रॉब्लम मुझे ये है कि आपको सैस लोगों ने इतना कुछ ज्यादा बता दिया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात कर रहा हूं, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट क्लाउड बेस्ड कहीं पे पड़ा हुआ हो और आपको सब्सक्रिप्शन से पैसे आ रहे हो, उसमें आप कोई कीवर्ड फाइंडर लगा लें, कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, कोई इस तरह की कोई भी टूल्स जो हैं, तो दे आर बीइंग पुश्ड इनटू डेवलपर्स। बट माय क्वेश्चन टू देम इज कि पहली बात तो ये है कि प्रोडक्ट एक हाई अपफ्रंट कॉस्ट टेकिंग रिसोर्स है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि डिजिटल फील्ड में वेब डेवलपर है, फ्रंट एंड का, या ग्राफिक डिज़ाइनर है, या वीडियो एडिटर है, या साउंड इंजीनियर है, या 3D ब्लेंडर पे काम करने वाला है, या सोशल मीडिया मैनेजर है, या डिजिटल मार्केटिंग एड्स रन करने वाला बंदा है। व्हाट अबाउट दीज गाइज जिनके पास डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है, या जो लोग डेवलपमेंट को एक सेकंड लैंग्वेज की तरह सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीख नहीं पाएंगे बिकॉज दे नॉट हैव हैड एजुकेशन लाइक दैट, नॉर विल दे एक्चुअली हैव टाइम टू गो एंड लर्न द डेवलपमेंट। व्हाट अबाउट दोज गाइज, वो भी सैस ही करें। यानी कि सैस एक वाहिद सोल्यूशन तो नहीं होना चाहिए ना दुनिया में, उन लोगों के लिए भी तो जीने के लिए कोई मकाम होना चाहिए। तो इसलिए मेरा इन सारे नैरेटिव्स को जवाब ये है कि सैस इज नॉट द ओनली वे टू गो। सैस के साथ प्रॉब्लम क्या है? देखें, सैस कोई बुरी चीज़ नहीं है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज एन ओके काइंड ऑफ अ थिंग। बट मुझे इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इसमें जब आप सिलिकॉन वैली की बात करते हैं ना, जब कैलिफोर्निया की बात करते हैं, वहां पे सिचुएशन डिफरेंट है। वहां पे अगर आप एक आइडिया सिर्फ इग्नाइट करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए 1000 लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। इफ यू हैव अ किलर आइडिया, एग्जीक्यूशन कोई और जिम्मेदारी लेगा, आपने सिर्फ अपने आइडिया और विजन को लेकर चलना है। यहां पे इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट ये बात ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे एंटरप्रेन्योर को अपने आइडिया को फंड भी खुद ही करना पड़ता है। या वो जॉब रूट से करेगा, या वो इनहेरिटेड मनी से करेगा, या वो अपनी सेविंग से करेगा, या इन्वेस्टमेंट से करेगा। तो यहां पे वो वाला रूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सैस के लिए हमेशा याद रखें कि 2 चीजें हमेशा इंपेरेटिव होंगी दुनिया के किसी भी कोने में। तो मैं बता रहा हूं कि सैस के साथ प्रॉब्लम क्या है। नंबर 1 प्रॉब्लम जो सैस के साथ होगी वो ये होगी कि इट्स गोइंग टू बी हाई रिस्क, एंड नंबर 2 it's going to be high cost. So these are the 2 variables that we do not want on high. We need one variable on the other side of it. या alternating variables होंगे तो ग्राफ प्लॉट होगा, वरना इन्फिनिट ग्राफ बन जाएगा। या तो आपका रिस्क कम होना चाहिए, कॉस्ट हाई हो। तो अगर आप हाई कॉस्ट किसी चीज़ में इंजेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक मार्केट में पैसा पुश करना है, तो आप किसी नए कॉइन में अपनी लाइफ टाइम सेविंग नहीं लगाएंगे, आप थोड़ी सी सेविंग लगाएंगे किसी नए कॉइन में और बहुत सारी सेविंग लगाएंगे गोल्ड में, क्योंकि ज्यादा सेविंग के ऊपर रिस्क कम होना चाहिए। तो सैस डेवलप करने की बारी जब आती है वो हाई रिस्क भी है और हाई कॉस्ट टेकिंग भी है। ये दोनों हाइज आपको बर्दाश्त नहीं होंगे, विच मीन्स कि आपको एक वेरिएबल को मिनिमाइज करना पड़ेगा, या तो कॉस्ट को मिनिमाइज करें ताकि आप नॉन लीनियर ग्रोथ की तरफ जा सकें। ये सारे प्लान जो आपको बताते हैं ना, ये लीनियर ग्रोथ के बताते हैं कि अगर एक्स वेरिएबल बढ़ रहा है तो वाई वेरिएबल बढ़ रहा है, और एक डायगोनल किस्म का ग्राफ ऊपर को जा रहा है। बट रियलिटी इस डिजिटल वर्ल्ड की ये है कि इसमें लीनियर ग्रोथ एग्जिस्ट नहीं करती। तो या तो आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए या फिर आपका रिस्क कम होना चाहिए, दोनों में से कोई एक वेरिएबल कम होना चाहिए, या दोनों वेरिएबल कम हो तो भी ठीक है। विच मीन्स के फेल आइटरेट रिपीट वाले कॉन्सेप्ट को एक्चुअलाइज करने के लिए आप एक तजर्बा करेंगे, उससे रिजल्ट लेंगे, री इंजेक्ट द वैल्यूज करेंगे, फिर मॉडल चलाएंगे, फिर सिमुलेशन होगी, फिर वापस। तो आइटरेटिव मॉडल है, विच मीन्स के वो लिनियर रहेगा नहीं, उसका ग्राफ
सीधा जाने के बजाय थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर फ्लैट होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर फ्लैट होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर फ्लैट होगा, जिसको मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में लर्निंग कर्व के नाम से बताया है कि आपको फ्लैट लाइनिंग करनी पड़ेगी। जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, थोड़ी देर फ्लैट आती है, रेस्ट लेते हैं, फिर थोड़ी सीढ़ियाँ होती हैं, वो जो बीच में लाइंस है ना, वो आपको स्ट्रेंथन कर रही होती हैं अगले वाले स्टेप्स क्रॉस करने के लिए। तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में सैस डेवलपमेंट या सैस आपके मसलों का अल्टीमेट हल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कॉस्ट का और रिस्क का वेरिएबल एक्सट्रीमली हाई है, एंड यू नीड बोथ और आइदर वन ऑफ दीज वेरिएबल्स टू बी लोअर सिग्निफिकेंटली सो दैट आपकी जो एफर्ट्स हैं वो डायरेक्टेड एफर्ट्स रहें और वो ज़ाया ना हो जाएं। कंक्लूसिवली स्पीकिंग, प्रोडक्ट या SaaS इज नॉट द डिजिटल सोल्यूशन और एंड गेम, एंड दिस इज द SaaS lie that is being told to you which you should be exposed to। देखें, ये बातें आपके साथ करने का मकसद ये है, जो लोग कंसल्टेशन में भी आते हैं उनको ये बातें हाइपर पर्सनल लेवल पे बताने का मकसद ये है कि आप कहीं बेवकूफ़ ना बनते रहें। जब आप बिजनेस की किताब पढ़ते हैं या किसी गोरे की पॉडकास्ट देखते हैं, सिलिकॉन वैली से भरी हुई पॉडकास्टें देखते हैं जिस पे आप पॉडकास्ट हो जाते हैं और आपकी रोज़कास्ट जो है वो ख़राब हो जाती है, तो आप उसमें जो बातें सुनते हैं वो यहाँ पे यानी कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिकल नहीं है। हमारा ये जो मैं कहता हूँ ना, हमारे सिनेरियो में प्रैक्टिकल नहीं है, उसका मतलब क्या है? उसका बेसिकली मतलब ये है कि PKR टीम USD ड्रीम, यही है ना। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। अगर हम अपवर्क पे काम कर रहे हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं, हम उतने प्रॉफिटेबल ना हो अगर हम ऑफशोर ना बैठे हों। तो ये ऑफशोर मेंटालिटी हमारी नो डाउट हमें कम पैसे कमवा के देती है, बट हमारी कॉस्ट को भी कंट्रोल करती है। तो मैं हर बंदे को यही कहता हूँ कि बिजनेस में प्रॉफिट में दो वेरिएबल्स हैं, कॉस्ट है, एक रेवेन्यू है। अगर तुम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पे नहीं जा सकते तो कॉस्ट घटा लो, और अगर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पे जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि लीनियरली उसके साथ कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए। कॉस्ट घटाना भी तो प्रॉफिट को बढ़ाएगा ही ना, मैक्सिमाइज ऑफ द फंक्शन करना है। तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं है तो कॉस्ट कम है, तो हमें ऑफशोर होने में PKR टीम और USD टीम का हमें फ़ायदा ये है कि हमारी कॉस्टें बहुत कम है। यही अगर हमें इस पे गोरे रिसोर्स रखने पड़े तो हमें 3x 4x महंगे पड़ेंगे, और इसी वजह से हमें कम पैसे मिलते हैं लेकिन वॉल्यूम में मिलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बातें प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि आप SaaS के बारे में अगर सोच रहे हैं तो तभी सोच रहे हैं जब आपकी जेब में पैसे हैं। जब आप डेवलपर खुद हैं भी तो फिर आप बिजी हैं और आप पैसे कमा रहे हैं और वो पैसे साइड पे होते जा रहे हैं, और उस बचे हुए पैसों में से आपने कुछ ना कुछ निकाल के उस तरफ डालने हैं। तो आप बेसिकली एक एसेंशियल मिस्टेक ये कर रहे हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबल लेग को लंगड़ा करके किसी और दीमक ज़दा हाई रिस्क एसोसिएटेड SaaS के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद चले और शायद ना चले। और मैं आपको पिछली वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि नेवर एक्सेप्ट अ प्रोबेबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ अ श्योरिटी। एक जगह जहां से आपको पैसे आ रहे हैं, जहां से आप प्रॉफिटेबल हैं, वहां से किसी ऐसे वेंचर में मत डालें जो कि एक प्रोबेबिलिटी है जो शायद और शायद ना चले, बिकॉज सक्सेस रेशो, जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, वो पूरी दुनिया बोलती है कि आपके पोर्टफोलियो का 3 से 4% होना चाहिए। तो 3 से 4%, $3,000 से $4,000 पर मंथ अफोर्ड करने के लिए आप 100K या मंथ कमाते हो तो हाँ आपके लिए एप्लीकेबल है, वरना आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो नेवर ट्राई टू रन नॉट या improbable sort of high risk assets with the legs of your actual profitable assets। ठीक है, तो ये आपने वाला काम नहीं करना, which is why SaaS वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लंगड़ा है। सवाल ये है कि अली भाई, मसला तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया, आपने उसके इंडिकेटर्स भी बता दिए और आपने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली, तो फिर हम क्या करें? यही तो आप सुनने के लिए ज़रनामा में आते हैं, और आप क्या करें का जवाब मैं अब आपको देने लगा हूं। Imagine a scenario where you order something from Amazon। जब आप Amazon से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो एक डब्बे में आपको एक बॉक्स आता है और उसके अंदर से आप चीज़ निकालते हैं, तो वो एक प्रोडक्ट होती है। ठीक है, वो एक प्रोडक्ट होती है। बट लेट्स सपोज कि उस प्रोडक्ट के बजाय आप एक Amazon मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर करें, और जब वो आए तो उसमें से कुछ कूपन्स निकलें, और वो कूपन्स आपने ख़रीदे हुए हैं, और वो कूपन्स आपको XYZ मौके के ऊपर फलां लेवल का डिस्काउंट देंगे। नाउ दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट एज अ सर्विस, विच मीन्स प्रोडक्टाइज्ड सर्विस। क्या मैंने बोला? प्रोडक्टाइज्ड सर्विस। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में SaaS वाली चीज को इंटीग्रेट करते हुए और इस बात को समझते हुए कि सर्विसेज कैसे अनस्टेबल हो सकती हैं, इन दोनों को मिक्स करके जिस चीज पे आपको गौर करना चाहिए उसका नाम है प्रोडक्टाइज्ड सर्विसेज। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ SaaS बट इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज। क्या मतलब
कि आप जो बातें पहले वेगली करते थे, जिसका कोई स्कोप डिफाइन नहीं होता था, अपनी सर्विस का स्कोप डिफाइन कर लें। विच मीन्स कि कोई बंदा आपकी अगर वेबसाइट के ऊपर जाए तो वहां पे ये ना लिखा हो कि वेब डिजाइन स्टार्ट फ्रॉम $99, यू से वन वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस डिलीवर्ड इन 5 days एट $99, जैसे फाइवर पे गिग्स होती हैं। व्हाट दे हैव डन इस सर्विसेज को प्रोडक्टाइज किया है। तो फिर एग्जैक्टली यही वाला सोल्यूशन प्रोडक्टाइज सर्विसेज का आपके SaaS बेस्ड मॉडल में चल सकता है। कैसे चल सकता है? ये इस तरह चल सकता है कि जब आप स्कोप ऑफ द थिंग को लिमिट कर देंगे, विच मीन्स देयर इज नॉट इन्फिनिट अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू नीड टू डू। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको उस पे एक्टिवली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऑपरेशंस ऑटोमेट हो सकते हैं, सेल्स ऑटोमेट नहीं हो सकती, बट समहाउ आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करके या जो भी मामला करके लोगों को अपनी वेबसाइट पर लैंड करा देते हैं। नाउ you have a thing that is scalable because everybody would be buying a package and there could be a system that you invented by training of the people जो उस चीज को हैंडल करें। सो लोगों को टाइम वैल्यू, डॉलर वैल्यू और डिलीवरेबल के साथ एक बॉक्स मिलेगा, एक कूपन मिलेगा जिसको वो खरीदेंगे एज अ प्रोडक्ट, बट उसके अंदर छुपी हुई एक सर्विस होगी। ये आपका वो सॉल्यूशन है जो आपके SaaS बेस्ड कीड़े को भी मारेगा और आपकी सर्विस इंडस्ट्री को डाई होने भी नहीं देगा। आप देखें अपवर्क को, आप देखें फाइवर को, आप देखें एंडेला को और आप बाकी ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स को देखें जहाँ पे स्केलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज हुई है और वहाँ पे हर जगह यही हुई है। तो मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि फ्रीलांसर बाय कॉन्टैक्ट, उसके बाद फ्रीलांसर बाय प्लेटफॉर्म, उसके बाद फ्रीलांसिंग डायरेक्टली करने के लिए आपको 3 स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ेंगी। तो ये तीसरी स्टेज मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपका ये विजन होना चाहिए। देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम में से मैक्सिमम लोगों का विजन ही नहीं है। अपवर्क से पैसे आ रहे हैं तो मैं खुश हूँ, फाइवर से पैसे आ रहे हैं तो मैं खुश हूँ। $3000 पे ऐसे राजी हुए पड़े हैं कि एक इंटरनेशनल ट्रिप अगर लगा लेना तो पता लग जाएगा $3000 की क्या औकात है पर मंथ की। लेकिन राजी ऐसे हुए हैं कि मैं अब 4 महीनों की शादी इसी तरह कर लूंगा क्योंकि यार $3000 जो मुझे आ रहे हैं ठीक है। लेकिन पर्सपेक्टिव मैटर करता है, विजन मैटर करता है। जब दुनिया देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पैसे वाकई कोई पैसे नहीं है और आप कैपेबल हैं इससे कहीं ज्यादा कमाने के लिए। तो प्रोडक्टाइज सर्विसेज विच मीन्स के वेगली ये बताने के लिए कि मैं आपका इलॉन मस्क का कुत्ता बन के आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। टाइम वैल्यू, डॉलर वैल्यू और डिलीवरेबल, ये 3 चीजें प्रोडक्टाइज सर्विस बनाएंगी। अब सवाल आ जाता है कि फिर ये कैसे मैनेज करना है। देखें ये ऐसे मैनेज करना है आपने कि सबसे पहले आप इसलिए अपने 10 प्रोजेक्ट्स को देखें। अच्छा ये 0 to 1 स्ट्रैटेजी नहीं है, 1 to 10 स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कमा रहे हैं और स्केल के बारे में परेशान है। आप अपने पिछले 10 प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करें और ये देखें कि उसमें 80% वर्क क्या था। जब आप उसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि 80-70% वर्क सिमिलर था और ऊपर से जो उसकी शक्ल थी वो चेंज थी। तो एक प्री मेड डिश आपको रेस्टोरेंट वाले दे रहे थे, कह रहे थे घर जाके खुद बना लो। जैसे आपकी ये रामेन नूडल्स हो गई या फ्रोजन पिज्ज़ा हो गया कि 80% काम इस तरह ही करना है, बाकी कोई बंदा उसको ज़्यादा पका ले, कम पका ले, ज़्यादा मिर्च डाले, कम मिर्च डाल ले, वो एक अलग चीज़ है। तो रामेन नूडल्स 3x प्राइस पे बिक रही हैं बिकॉज प्रोडक्टाइज सर्विस है ना, थोड़ी सर्विस आपने खुद करनी है, थोड़ी सी आपको टेम्पलेट बेस मिल रही है। 10 प्रोजेक्ट्स अपने एनालाइज कर लें, उसमें 70-80% वर्क कॉमन होगा। उस 70-80% वर्क को अपने डिलीवरेबल में डाल दें। जो 20% ऊपर की पनाश है, जो बाल बनाते हैं ना, उसमें जब एंड पे यूं कर देना उसको कहते हैं पनाश। जो पनाश है ना वो कस्टम होगी, कोई बात नहीं, उतनी कस्टमाइजेशन के लिए अपने अंदर रूम रखें। और वो तो आपके अंदर एज एन एंटरप्रेन्योर होना भी चाहिए कि इस बंदे की पोजीशनिंग को इस तरह फिनिश करना है, इसको टिकटॉक पे देना है, इसको फेसबुक पे देना है, इसको इंस्टाग्राम पे देना है, दिस एंड दैट। बट 80% जो आपकी गेम है उसको फिक्स कर लें एंड स्टार्ट बिकमिंग एन आर्किटेक्ट इंस्टेड ऑफ अ ठेकेदार जिसने जाके खुद ईंटें खुद लगवानी है, कुछ मजदूरों से लगवानी है। आर्किटेक्ट बन जाए, स्ट्रेटेजिक व्यू में आ जाए। आपकी देखें आपके फेस पे ही आपकी कंपनी है, इनबाउंड लीड तो आप ही वहीं से रही है, एग्जीक्यूशन के जिम्मेदार आप हैं, की अकाउंट मैनेजर आप हैं। बट वंस यू बिकम द आर्किटेक्ट आपको ये फंक्शन ऑफ द स्केल f(x)(y) समझ आ जाएगा कि ये प्रोडक्टाइज सर्विस के ऊपर मैंने एक्सपैंड करना है। फिर कीप एडिंग द ब्लॉक्स एज यू डेवलप मोर नीशेज। सो फॉर एग्जांपल आप वेब डेव के गए थे, वेब डेव की एक सर्विस बना दें। उसके बाद आपको पता लगे नहीं यार शॉपिफाई का काम है, लिक्विड की बना दें। फिर आपको पता लगे एक्स का काम है, वाई का काम है। ब्लॉक बाय ब्लॉक आप लीनियर ग्रोथ स्केल को एक्टिवेट कर लेंगे। नॉन लीनियर ग्रोथ स्केल को एक्टिवेट, ब्लॉक बाय ब्लॉक आप नॉन लीनियर ग्रोथ स्केल को एक्टिवेट कर लेंगे। आपको नॉन लीनियर ग्रोथ स्केल के बारे में इस वक्त बताने वाला मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डिजिटल स्पेस में बंदा होगा, जबकि रियलिटी यही है। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्योंकि एनालिटिक्स को और स्टैटिस्टिक्स को नहीं जानते, तो वो जानते नहीं कि वो नॉन लीनियर ग्रोथ कर रहे होते हैं। बेसिकली थोड़ा सा ऊपर जाना है
थोड़ा सा फ्लैट पीरियड आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाना है, फ्लैट पीरियड आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाना है, फ्लैट पीरियड आएगा। आपका ग्राफ यूं सीढ़ियों की तरह चढ़ेगा। और अगर यही आप अनलॉक कर लें तो आपको ये समझ आ जाए कि ब्लॉक बाय ब्लॉक बिल्डिंग कैसे होगी। डेफिनेटली एक पेशेंस वाला काम है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ एक पेशेंस वाला काम ही है। क्विक मनी जिसके पास आती है उसके पास सस्टेन नहीं होती, और क्विक मनी के अपने आप से प्रॉमिस भी नहीं करने चाहिए। तो ये जो प्रोडक्टाइज सर्विसेज वाला मॉडल है, इसका एल्गोरिदम ये है कि आप आइडेंटिफाई द कॉमन सर्विसेज करेंगे, बिल्ड अ बॉक्स करेंगे, मेक अ सर्विस लिस्ट करेंगे, और कीप एडिंग वन सर्विस एवरी क्वार्टर करते रहेंगे। तो 25% ग्रोथ के हिसाब से 100% अगर आप सालाना ग्रो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बता रहा था कि आपके साथ ये जो सैस वाली बकवास की गई है कि सैस में सांस नहीं आ रहा, ये एक झूठ है, ये एक लाए है। क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में जहां पीकेआर टीम और यूएसडी ड्रीम है, ये वाली बातें लागू नहीं होती। इसको छोड़ दें। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप अपने घंटे बेच रहे हैं और उस पर एक सीलिंग आ गई और आप ग्रोथ के बारे में परेशान हैं, तो आप परेशान होने के बजाय उसको स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं जो कर रहा हूं वो विजन इसलिए नहीं है बिकॉज इट्स सैस। मेरा विजन इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर मैं डेवलपर नहीं हूं तो मैं तो फिर नल्ला हूं, और अगर मैं डेवलपर हूं भी तो मुझे उसके लिए ह्यूज अपफ्रंट कॉस्ट चाहिए, और मेरे लिए यहाँ कोई फंडर नहीं बैठा हुआ। मसाया कॉम्प्लेक्स से निकल जाएं। आपकी सैस जो है वो अगर एक्चुअलाइज होनी है, सर्विसेज में बहुत स्कोप है, सर्विसेज अभी चलेंगी अगले 10 से 15 साल, देखेंगे कि बात कहाँ को जा रही है। लेकिन प्रोडक्ट और सर्विस में कोई खास फर्क इस वक्त नहीं है, दोनों ही लुक्रेटिव हैं। सो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने प्रोडक्टाइज सर्विसेज बनानी है, फाइवर अपवर की तरह, और जो मैंने आपको अमेजॉन के डब्बे का कूपन बताया उसकी तरह, वो भी एक सर्विस ही है एक्चुअली। ठीक है, तो आपने प्रोडक्टाइज सर्विस बनानी है, अपनी कॉमन वैल्यू ऑफरिंग्स या जो भी आप सर्विस देते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद एक बॉक्स बनाना है, और हर ब्लॉक ऐड करते रहना है एवरी क्वार्टर, विच इज़ योर पासवर्ड टू सक्सेस। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपके सामने डिबंक कर रहा था सैस वाला लाई। डोंट लेट एनीबॉडी टेल यू दैट प्रोडक्ट इज एवरीथिंग एंड सर्विसेज इज डेड। प्रोडक्टाइज सर्विस भी हो सकती हैं। आई होप कि मेरी वीडियो 1 to 10 CO तक पहुंच गई हो। अगर आपको मुझसे फिर भी असिस्टेंस चाहिए हो तो आप मेरी पेड कंसल्टेशन लेके आ सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आई होप कि वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, और आपको याद रहे कि एक बंदा था जो आपको 10 साल पहले बता रहा था कि क्या होने वाला है जब 2035 में आप अपनी फटफटी 70 पे जा रहे होंगे। अगर आपने मेरी बात ना मानी, कैसी 70? टैंकी का रंग उतरा हुआ 2007 का स्टिकर है, लेकिन टैंकी नीचे से 2002 की है, और नीचे से गैस का पाइप लगा हुआ है फ्यूल कॉक को, और मिसिंग कर रही है, किक स्लिप हुई है, सिलेंसर फटा हुआ है। मिसिंग कर रही है क्योंकि 70 का कार्बोरेटर ठीक कराने की भी पैसे नहीं है, और पीछे बिल्ली ने नाखून मारे हुए हैं सीटों पे, लेकिन आप वो बाइक चला रहे हैं क्योंकि पिछला टायर कमज़ोर है और उसका चक्का विंगा है और ऐनक भी टेढ़ी है। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। दिस इज योर बॉय हेजी, ओवर एंड आउट। कट।